अपने फोन पर कोई भी ऐप खोलिए, इसके पीछे कुछ हो रहा होता है, पर असल में क्या चल रहा है? इसका जवाब है कोड। ये रहस्यमय लगता है, पर सच में ऐसा नहीं है। कोड बस निर्देश हैं। सोचिए एक रेसिपी कार्ड, आप स्टेप्स क्रम में लिखते हैं। कुक उन्हें बिल्कुल वैसे ही फॉलो करता है। कोड भी ऐसे ही काम करता है। आप स्टेप्स लिखते हैं, कंप्यूटर बस उन्हें फॉलो करता है। सोचिए एक रेसिपी कार्ड, आप स्टेप्स क्रम में लिखते हैं, हर एक एक साफ निर्देश, ये डालो फिर गरम करो फिर परोसो। कंप्यूटर कुक है, ये बिल्कुल वही करता है जो आपने लिखा। यहाँ एक छोटा सा निर्देश है, शब्द प्रिंट एक आदेश है। हेलो वो है जो इसे दिखाना है, प्रिंट निर्देश है। हेलो वो है जो दिखाना है। आप स्टेप लिखते हैं, कंप्यूटर इसे पढ़ता है, फिर इस पर अमल करता है। कोई अंदाजा नहीं लगाना पड़ता, कंप्यूटर कभी अपनी मर्जी नहीं चलाता। तो ये मायने क्यों रखता है? क्योंकि हर ऐप यही है, बस कोड, आदेश फॉलो करता हुआ। गेम्स, बैंकिंग, इंस्टाग्राम, ये सब निर्देश ही हैं। अभी खुद ट्राई करें, एक प्रिंट लाइन के साथ नोट चलाएं और ये वापस हेलो दिखाता है। एक निर्देश, एक नतीजा। तो ये है कोड। आगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप सुनते हैं पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, इतनी सारी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं। सिर्फ एक ही क्यों नहीं? इसका जवाब आसान है, हर एक किसी काम के लिए सही है। इनमें से कोई सबसे अच्छी नहीं। सोचिए हम भारत में कैसे बोलते हैं, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, ये सब एक ही बातें कहते हैं, पर हर एक किसी संदर्भ में फिट बैठता है। कोडिंग लैंग्वेजेस भी ऐसी ही हैं, कहने के कई तरीके, हर एक किसी चीज में अच्छा। सोचिए जो भाषाएं हम इस्तेमाल करते हैं, कई जुबानें एक मकसद, हर एक उस पल के लिए चुनी गई, घर, काम या एक दोस्त। एक कोडिंग लैंग्वेज भी वैसी ही है, बस निर्देश लिखने का एक तरीका। इनमें से दो को देखिए। पाइथन लगभग अंग्रेजी जैसा पढ़ा जाता है, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के अंदर चलता है। पाइथन पढ़ने में आसान है, जावास्क्रिप्ट वेब को चलाता है। हर एक का अपना मजबूत क्षेत्र है, कुछ स्पीड के लिए बने हैं, कुछ सुरक्षा के लिए बने हैं, कुछ बस हर जगह चलते हैं। आइडिया वही रहता है। तो ये सीखें क्यों? क्योंकि आप वो लैंग्वेज चुनते हैं जो सामने वाले काम के लिए फिट हो, सबसे ट्रेंडी वाली नहीं, काम के लिए सही वाली। खुद ट्राई करें। पाइथन में एक प्रिंट लाइन चलाएं, ये हाई दिखाता है, बिल्कुल पहले जैसा। अलग शब्द, वही आइडिया। तो इसीलिए इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। आगे, वेबसाइट असल में क्या है? आप अपने फोन पर फ्लिपकार्ट खोलते हैं, तुरंत एक पूरा पेज आ जाता है, पर असल में लोड क्या हुआ? वेबसाइट एक चीज जैसी लगती है, पर वो असल में सिर्फ फाइलें हैं। कुछ फाइलें साथ मिलकर काम करती। एक घर बनाने की सोचिए, पहले ईंटों का ढांचा खड़ा होता है, फिर पेंट उसे सुंदर बनाता है, फिर वायरिंग उसे चालू करती है। वेब पेज भी इसी तरह बनता है, 3 तरह की फाइलें, हर एक का एक काम। सोचिए वो फाइलें आ रही हैं, 3 फाइलें साथ आती हैं, हर एक का अपना रोल, पहले हड्डी, फिर त्वचा, फिर हरकत, मिलकर वो पेज बन जाता है जो आप देखते और छूते हैं। उन तीनों को देखिए। HTML ढांचा बनाता है, CSS उसे रूप देता है। HTML ढांचा है, CSS स्टाइल है, और जावास्क्रिप्ट व्यवहार जोड़ता है। HTML कंटेंट रखता है, CSS कंटेंट को स्टाइल करता है, जावास्क्रिप्ट उसे रिएक्ट कराता है। यही पूरा पेज है। तो ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि हर साइट जो आप खोलते हैं, बस यही फाइलें डाउनलोड होती हैं। कितनी भी फैंसी हो, बात कुछ फाइलों पर ही आती है। खुद आजमाइए। फ्लिपकार्ट को कर्ल करके पहली लाइन पढ़िए, आपको HTML का एक टैग दिखेगा, वो पहली लाइन ही पेज है। तो ये है एक वेबसाइट। आगे, क्लाइंट बनाम सर्वर। आप किसी ऐप पर कुछ टैप करते हैं, थोड़ी देर में वो लोड हो जाता है, पर असली काम किसने किया? वेब के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू चीजें मांगता है, दूसरा पहलू जवाब देता है। ज़ोमैटो पर ऑर्डर करने की सोचिए, आप ऐप पर ऑन ऑर्डर देते हैं, रसोई खाना पकाती है, फिर वो आपके दरवाजे पर आता है। वेब भी इसी तरह काम करता है। आपका फोन ऑर्डर देने वाला है, सर्वर रसोई है। उस ऑर्डर को फिर से सोचिए, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, उसे संभालने के लिए भेज देता है, आप मांगते हैं, वो तैयार करते हैं। सर्वर जवाब भेजता है, सीधे आपके पास वापस। दोनों भूमिकाएं देखिए। क्लाइंट आपका डिवाइस है, सर्वर वो कंप्यूटर है जो जवाब देता है। क्लाइंट आप या आपका फोन है, रिक्वेस्ट वो मांग है, सर्वर वो जवाब है। आपका फोन कभी खाना नहीं पकाता, वो सिर्फ ऑर्डर देता है। भारी काम सर्वर करता है, फिर नतीजा भेज देता है।
तो ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि पूरा वेब यही है, एक मांगता है, दूसरा जवाब देता है। हर पेज, हर ऐप इसी लेन देन पर बना है। अभी खुद आजमाइए। जोमाटो को हेड रिक्वेस्ट से कर्ल कीजिए, सर्वर 200 का जवाब देता है। 200 का मतलब ओके है। तो ये है क्लाइंट और सर्वर। आगे HTTP, कंप्यूटर कैसे बात करते हैं। आप एक वेब एड्रेस टाइप करके जाते हैं, किसी तरह सही पेज आ जाता है। आपके ब्राउजर ने उसे कैसे मांगा? एक साझा भाषा होती है, दोनों पहलू उस पर सहमत हैं, उसे HTTP कहते हैं। ढाबे पर ऑर्डर करने की सोचिए, आप पुकार कर बताते हैं क्या चाहिए, वेटर ऑर्डर नोट करता है, फिर खाना वापस आता है। HTTP बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आप एक साफ रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजता है। उस लेन देन को सोचिए। आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक साफ चीज मांगते हुए, जैसे कोई ऑन ऑर्डर पुकारना। सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजता है, जो आपने मांगा वो लौट आता है। कुछ आम मांगे होती हैं। गेट का मतलब कुछ लाना, पोस्ट का मतलब कुछ भेजना। गेट कहता है मुझे यह दो, पोस्ट कहता है यह लो, 200 कहता है सब ठीक है। हर रिक्वेस्ट एक लाइन है, हर जवाब एक कोड के साथ आता है। कोड बताता है क्या हुआ। यह सरल और सख्त है। तो यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि हर क्लिक जो आप करते हैं एक HTTP रिक्वेस्ट भेजती है। लोड होना, लॉगिन, पोस्ट करना, सब कुछ HTTP बोलता है। अभी खुद आजमाइए। गूगल को कर्ल करके कोड प्रिंट कीजिए, आपको 200 दिखेगा। 200 का मतलब ये काम कर गया। तो ये है HTTP। आगे API क्या है? आपका ऐप लाइव मौसम दिखाता है, पर उसने उसे नापा तो नहीं। तो ये डेटा आया कहाँ से? ऐप एक दूसरे से उधार लेते हैं, वो ये API के जरिए करते हैं। और API नाम से ज्यादा आसान चीज है। एक रेस्टोरेंट के मेन्यू की सोचिए। मेन्यू बताता है आप क्या ऑर्डर कर सकते हैं। आप इशारा करके एक डिश मांगते हैं, जल्दी ही वो डिश आ जाती है। API भी इसी तरह काम करता है। वो बताता है आप क्या मांग सकते हैं और नतीजा वापस देता है। उस मेन्यू को फिर से सोचिए। मेन्यू बताता है आप क्या मांग सकते हैं, हर लाइन एक चीज जो आप पा सकते हैं, साफ और ऑर्डर के लिए तैयार। आप बाहर से ऑर्डर करते हैं, आप कभी रसोई में नहीं जाते। देखिए यह कैसे काम करता है। एक एंड पॉइंट मेन्यू की एक डिश है, रिस्पॉन्स वो है जो आता है। मेन्यू दिखाता है क्या उपलब्ध है, आपका ऑन ऑर्डर ही रिक्वेस्ट है। डिश वो डेटा है जो आपको मिलता है। आप रसोई नहीं देखते, आप कुछ नहीं पकाते, आप बस मांगते और पाते हैं। यही पूरा आइडिया है। तो ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि आप दिन भर ऐप से इन्हीं API के जरिए बात करते हैं। मैप, पेमेंट, मौसम सब एक मेन्यू से पहुंचते हैं। अभी खुद आजमाइए। दिल्ली के लिए एक मौसम API को कर्ल कीजिए, वो मौसम वापस देता है। एक मांग, असली डेटा वापस। तो ये है एक API। आगे जेसन, डेटा का फॉर्मेट। एक ऐप API से डेटा मांगता है, डेटा तुरंत वापस आ जाता है, पर वो किस आकार में आता है? कंप्यूटर को एक साफ फॉर्मेट चाहिए, दोनों पहलुओं को उस पर सहमत होना है। सबसे आम है जेसन। एक भरे हुए फॉर्म की सोचिए, हर खाने पर एक साफ लेबल है, उसके आगे आप वैल्यू लिखते हैं, कोई भी उसे पढ़ सकता है। जेसन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। एक लेबल, फिर उसकी वैल्यू पैक करके भेज दी जाती है। उस फॉर्म को फिर से सोचिए, हर वैल्यू का एक लेबल है ताकि कभी कोई गड़बड़ न हो। नाम यहाँ, शहर वहाँ, दोनों पहलू उसे एक जैसा पढ़ते हैं, मतलब को लेकर कोई अंदाजा नहीं। एक छोटी सी जोड़ी देखिए, शब्द सिटी लेबल है, दिल्ली उसके आगे की वैल्यू है। लेबल बताता है ये क्या है। एक कोलन दोनों को जोड़ता है, वैल्यू डेटा रखती है। जरूरत हो तो और जोड़ियां जोड़िए, उन्हें कर्ली ब्रेसेस में लपेटिए। अब आपके पास एक जेसन ऑब्जेक्ट है, सरल और पढ़ने लायक। तो ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि API अपना डेटा लगभग हर बार जेसन में भेजते हैं। मौसम, प्रोफाइल, ऑन ऑर्डर सब इसी फॉर्मेट में आते हैं। अभी खुद आजमाइए। एक छोटा जेसन ऑब्जेक्ट इको कीजिए, लेबल, कोलन, फिर वैल्यू। वो साफ आकार ही जेसन है। तो ये है जेसॉन। आगे डेटाबेस क्या है? आपके लिए एक जल्दी सवाल। आप स्विगी पर खाना ऑर्डर करते हैं, आप ऐप पूरी तरह बंद कर देते हैं, कल सुबह उसे फिर खोलते हैं, आपका सेव किया एड्रेस अब भी वहां है। तो ऐप कैसे याद रखता है? इसका जवाब है एक डेटाबेस। हर ऐप डेटा को टेबल में रखता है। एक बड़े क्लास रजिस्टर की सोचिए, एक ही किताब में कई नाम होते हैं, हर नाम अपनी खुद की पंक्ति में होता है, आप उनमें से किसी को भी खोज सकते हैं।
डेटाबेस यही करता है। अब उस पूरे रजिस्टर को सोचिए। किताब सबके रिकॉर्ड रखती है। हर पंक्ति एक व्यक्ति की डिटेल है। एक नाम खोजिए, वो पंक्ति पाइए। एक कॉलेज एडमिशन रजिस्टर सोचिए। रजिस्टर खुद ही टेबल है और हर लाइन एक रिकॉर्ड है। आपका नाम, रोल नंबर और मार्क्स। टेबल पूरा रजिस्टर है। एक पंक्ति एक रिकॉर्ड है। एक कॉलम एक फील्ड है। तो डेटाबेस क्यों मायने रखते हैं? क्योंकि ऐप को चीजें याद रखनी होती हैं। आपका कार्ट, चैट, ऑर्डर। ऐप बंद कीजिए, फिर खोलिए और आपका सारा डेटा अब भी वहां है। स्थायी स्टोरेज का यही मतलब है। खोजने लायक, व्यवस्थित और भरोसेमंद। इसके बिना ऐप आपको भूल जाते। यह आइडिया अभी आजमाइए। एक डेटाबेस से उसके यूजर्स मांगिए। सेलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर्स। 3 सेव के नाम एक साथ आते हैं। कोई फाइल नहीं, कोई स्क्रॉल नहीं, बस डेटा। तो ये है एक डेटाबेस। यह चुपचाप सब कुछ याद रखता है। आगे एसक्यूएल डेटाबेस से बात करना। अब आपके पास एक पूरा डेटाबेस है, पर आप उससे बात कैसे करें? आप एसक्यूएल नाम की भाषा इस्तेमाल करते हैं। पहली बार में यह डरावना लगता है। यह असल में डरावना नहीं है। एसक्यूएल बस एक सवाल पूछना है, लगभग आसान अंग्रेजी में। मान लीजिए आपको कुछ ही यूजर्स चाहिए। एक लाइब्रेरियन से पूछने की सोचिए। आप हर किताब नहीं पढ़ते। आप एक सटीक टाइटल मांगते हैं और वो बस वही ला कर देते हैं। एसक्यूएल बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अब उस आसान मांग को सोचिए। आप एक खास चीज मांगते हैं। डेटाबेस सिर्फ वही लौटाता है, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। आप बोलते हैं और वो जवाब देता है। एक स्कूल लाइब्रेरी डेस्क सोचिए। पहले आप बताते हैं क्या चाहिए, फिर बताते हैं कहाँ देखना है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर्स। सिलेक्ट बताता है आपको क्या चाहिए। फ्रॉम बताता है कौन सा टेबल। वेयर आपका फिल्टर जोड़ता है। तो एसक्यूएल सीखने की क्या जरूरत? क्योंकि हर ऐप डेटा पर टिका है और एसक्यूएल से ही आप उस तक पहुंचते हैं। न अंदाजा, न अंतहीन स्क्रॉलिंग। एक बार मांगिए और बिल्कुल वही पाइए। सटीक, सादे शब्द और तुरंत। ये एक स्किल हर ऐप खोल देती है। यह आइडिया अभी आजमाइए। एक शहर के यूजर्स मांगिए। वेयर सिटी इक्वल्स पुणे। सिर्फ पुणे के नाम वापस आते हैं। सारा काम उस फिल्टर ने किया। तो ये है एसक्यूएल संक्षेप में। आप मांगते हैं, डेटाबेस जवाब देता है। आगे फ्रंट एंड बनाम बैक एंड। अभी कोई भी ऐप खोलिए, आपको बटन और चमकदार स्क्रीन दिखते हैं, पर कुछ छिपा हुआ काम करता है। हर ऐप के 2 हिस्से होते हैं, वो है फ्रंट एंड और बैक एंड। 2 शब्द पर एक बड़ा आइडिया। फ्रंट एंड वो है जो आप देख सकते हैं। बैक एंड पीछे बिना दिखे काम करता है। एक व्यस्त रेस्टोरेंट की सोचिए। एक डाइनिंग एरिया होता है और एक छिपी हुई रसोई होती है। आप डाइनिंग एरिया में बैठते हैं, खाना रसोई में पकता है। अब उन 2 जगहों को सोचिए। डाइनिंग एरिया वो है जो मेहमान देखते हैं। रसोई वो है जहां काम होता है। आपका ऑन ऑर्डर दोनों के बीच चलता है। खाना आपकी टेबल पर वापस आता है। जोमाटो पर एक डिनर सोचिए। स्क्रीन आपका डाइनिंग एरिया है। सर्वर व्यस्त रसोई है। फ्रंट एंड वो स्क्रीन है। बैक एंड वो सर्वर है। एक रिक्वेस्ट बस आपका ऑन ऑर्डर है। तो उन्हें अलग क्यों करें? क्योंकि हर एक का साफ काम है। स्क्रीन दिखाती है, सर्वर सोचता है। अब ऑन ऑर्डर के लिए एक बटन टैप करते हैं। असली काम बैकएंड करता है। स्क्रीन, सर्वर और वो हमेशा बात करते हैं। मिलकर वो एक पूरा ऐप बनाते हैं। आप हमेशा सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं। ये आइडिया अभी आजमाइए। एक बैकएंड से एक ऑर्डर मांगिए। ऑर्डर सेंड पॉइंट को कल कीजिए। सर्वर डेटा के साथ जवाब देता है। फ्रंट एंड बस वो जवाब दिखाता है। तो ये है फ्रंट एंड और बैक एंड। हर एक ऐप के 2 हिस्से। आगे टेक स्टैक। आप इसे हर जॉब पोस्ट में देखते हैं। यह कंपनी वो स्टैक इस्तेमाल करती है। तो टेक स्टैक क्या है? ये बस टूल्स का एक सेट है जिनसे एक टीम चीजें बनाती है। एक भाषा, एक फ्रेमवर्क, एक डेटाबेस। मिलकर वो स्टैक बनाते हैं। अपना किट बैग पैक करने की सोचिए। एक बड़े क्रिकेट मैच से ठीक पहले आप अपना बैट और पैड पैक करते हैं। आप अपने बैटिंग ग्लव्स पैक करते हैं। आप सही स्पाइक वाले जूते पैक करते हैं। आप मैच के लिए गियर चुनते हैं। अब उस पैक के बैग को सोचिए। आप मैच के लिए गियर पैक करते हैं और हर टूल का अपना काम है। आप पैड के बिना बैटिंग नहीं करेंगे। सही किट आपको तैयार करती है। एक असली आईपीएल किट बैग सोचिए। रिएक्ट फ्रंट एंड टूल है। नोड और पोस्टग्रेस बैकएंड चलाते हैं। रिएक्ट चुपचाप स्क्रीन संभालता है। नोड और पोस्टग्रेस डेटा संभालते हैं। एक भाषा वो है जिससे आप कोड लिखते हैं। एक फ्रेमवर्क आपको शॉर्टकट देता है। एक डेटाबेस वो है जहां डेटा रहता है। तो स्टैक क्यों मायने रखता है?
क्योंकि टूल्स तय करते हैं आप कैसे बनाते हैं। सही चुनाव आपके महीने बचाता है। शुरू में एक बार अच्छे टूल चुनिए और बनाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, ये तिकड़ी ही ज्यादातर स्टैक है। यह आइडिया अभी आजमाइए। अपने स्टैक का एक टूल जांचिए, नोडी डैश डैश वर्जन। नोड आपको उसका सही वर्जन बताता है। एक टूल आपके किट में तैयार। तो ये है टेक स्टैक। आगे क्लाउड क्या है? लोग कहते हैं ये क्लाउड में रहता है, यह उड़ता हुआ जादू जैसा लगता है। ये वैसा कुछ बिल्कुल नहीं है। क्लाउड बस एक कंप्यूटर है, किसी और का कंप्यूटर ऑनलाइन। यही पूरा राज है। आप उसे खरीदने के बजाय किराए पर लेते हैं। एक कमरा किराए पर लेने की सोचिए। आप पूरा हॉस्टल नहीं बनाते, आप उसमें बस एक कमरा किराए पर लेते हैं। बड़ी इमारत पहले से वहां है, कोई और बिजली चालू रखता है। आप कमरे को कहीं से भी इस्तेमाल करते हैं। अब उस बड़ी इमारत को सोचिए, यह कई कंप्यूटरों से भरी है। आप उनमें से बस एक किराए पर लेते हैं। आप उस तक कहीं से भी पहुंचते हैं। आप सिर्फ अपने कमरे के पैसे देते हैं। एक मुंबई डेटा सेंटर सोचिए, इमारत ही डेटा सेंटर है। आपका सर्वर वो कमरा है जो आप किराए पर लेते हैं। एक सर्वर बस एक कंप्यूटर है। क्लाउड किराए का और ऑनलाइन है। AWS बस मकान मालिक है। तो ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि आपका लैपटॉप रात को सोता है, एक क्लाउड सर्वर कभी नहीं सोता। कोई जादू नहीं, ऊपर कोई आसमान नहीं, बस कहीं किसी इमारत में सर्वर। किराए का, हमेशा चालू और दूर। क्लाउड बस इतना ही है। यह सच में इतना ही सरल है। यह आइडिया अभी आजमाइए। एक असली क्लाउड सर्वर को पिंग कीजिए, pingawares.amazon.com। एक दूर का कंप्यूटर आपको वापस पिंग करता है। वो जवाब ही क्लाउड है, जवाब देता हुआ। तो ये है क्लाउड, बस किसी और का कंप्यूटर। आगे डिप्लॉयमेंट। आपने अपने लैपटॉप पर एक ऐप बनाया, यह सिर्फ आपकी स्क्रीन पर चलता है। तो दुनिया इसे कैसे देखेगी? आप इसे डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करना आपका कोड ऑनलाइन ले आता है, आपकी मशीन से सबके पास। बस यही पूरा काम है। एक नई दुकान खोलने की सोचिए। आपका सामान आपके घर पर रखा है, वहां रखे रखे कोई इसे नहीं खरीद सकता। तो आप इसे दुकान पर ले जाते हैं। फिर आप आखिरकार दरवाजे खोलते हैं, ग्राहक खरीदने के लिए अंदर आते हैं। अब उस बदलाव को साफ साफ देखिए। आपका कोड आपके लैपटॉप पर रखा है। डिप्लॉय के बाद कोई भी इस तक पहुंच सकता है। दुकान के दरवाजे आखिरकार खुल गए। लोग हर जगह से आते हैं। अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च करने की सोचिए। लैपटॉप वो जगह है जहां आप बनाते हैं। URL वो जगह है जहां लोग आते हैं। बिल्ड का मतलब है सब कुछ पैक करना। डिप्लॉय का मतलब है उसे ऊपर भेजना। लाइव का मतलब है कोई भी इसे खोल सकता है। तो डिप्लॉय इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि लैपटॉप पर पड़ा कोड किसी के काम नहीं आता। डिप्लॉय किया कोड पूरी दुनिया के काम आता है। आपके लैपटॉप से एक कमांड के साथ पूरी दुनिया तक ऑनलाइन। बिल्ड, फिर डिप्लॉय, फिर लाइव। यही है 3 कदमों में लॉन्च। आपका आइडिया आखिरकार असली यूजर्स से मिलता है। अभी यह आइडिया आजमाइए। अपने ऐप को एक सर्वर पर भेजिए। गिट पुश डिप्लॉयमेंट। ये बिल्ड होता है, फिर एक लाइव लिंक दिखाता है। एक पुश और दुनिया आ सकती है। तो यही है डिप्लॉयमेंट, आपके लैपटॉप से लाइव तक। आगे DNS और डोमेन। आप google.com टाइप करते हैं और यह खुल जाता है। लेकिन कंप्यूटर नाम इस्तेमाल नहीं करते, वे सिर्फ साधारण नंबर समझते हैं। तो एक नाम किसी साइट तक कैसे पहुंचता है? इसका शांत जवाब है DNS। DNS नामों को पतों में बदलता है, एक आसान नाम से एक असली नंबर तक। एक पुरानी फोन बुक की सोचिए। आपको अपने दोस्त का नाम पता है, लेकिन उनका फोन नंबर नहीं। आप उसमें वो नाम ढूंढते हैं और सामने आ जाता है उनका नंबर। फोन बुक यह मिलान करती है। अब इस आसान लुकअप को देखिए। आप एक याद रखने लायक आसान नाम टाइप करते हैं, DNS उसके पीछे का असली नंबर ढूंढ लेता है। नाम इंसानों के लिए बने हैं, नंबर मशीनों के लिए बने हैं। फोन में एक कॉन्टैक्ट सेव करने की सोचिए। myshop.in नाम है, वो लंबा नंबर पता है। डोमेन वो आसान नाम है। DNS वो व्यस्त फोन बुक है। IP वो असली नंबर है। तो DNS की अहमियत क्यों है? क्योंकि नंबर किसी को याद नहीं रहते, लेकिन नाम आपको आसानी से याद रहते हैं। आपको google.com जैसे नाम याद रहते हैं, जबकि कंप्यूटर को अभी भी नंबर चाहिए। एक नाम, एक लुकअप, फिर एक नंबर। DNS हर बार चुपचाप यही करता है, यह हर एक क्लिक पर चलता है। अभी यह आइडिया आजमाइए। किसी असली साइट का नंबर ढूंढिए। एंस लुकअप google.com। नाम एक असली पते में बदल जाता है। यह अदला बदली हर विजिट पर होती है।
तो यही है डीएनएस और डोमेन, वेबसाइटों के लिए एक आसान फोन बुक। आगे यूआरएल असल में क्या है?